बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जो चीज़ मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं रस्ते से हटाना चाहता हूँ, वो जो पिछले 2-3 दिन से खबर चलाई गई कि इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। इस हवाले से अलीमा खान का आज एक वाज़ेह पोस्ट आता है और इसमें वो दो टोक अल्फाज में बयान करती हैं कि किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती। मैं पहले आपको अलीमा खान का बयान पढ़ के बताता हूं, फिर बताता हूं कि जिन्होंने यह खबर दी थी, जो साफी हैं, वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। अलीमा खान कहती हैं कि हर किस्म की खबर जो आर्मी चीफ की इमरान खान से अडयाला मुलाकात के हवाले से आ रही है वो फेक है। हमने बैरिस्टर गौर से भी चेक किया और वो भी कह रहे हैं ये फेक है। ठीक है, ये डिसइंफॉर्मेशन है इमरान खान के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए। ये अलीमा खान ने कहा है। अब जिस सहाफी ने यह खबर दी थी वो है राजी ताहिर। ठीक है, वो कहते हैं कि इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की चंद हफ्ते कबल होने वाली मुलाकात के हवाले से तहरीके इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। जब मैंने यह खबर ब्रेक की तो मुझे पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा की कॉल आई। उन्होंने बताया कि वो 10 दिन कबल ही इस पेशरफ से आगाह थे। तो राजी ताहिर दोबारा डबल डाउन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस खबर पे वो कायम है और इस खबर की कंफर्मेशन उन्हें पीटीआई के अंदर से हुई। अब ये पीटीआई के अंदर से कंफर्मेशन हुई, लेकिन अलीमा खान कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बैरिस्टर गौर से खुद पूछा, बैरिस्टर गौर ने उन्हें कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलीमा खान ये बता रही हैं, लेकिन फिर एक अनहोनी हो जाती है और वो अनहोनी क्या है मैं आपको भी वो दिखाने की कोशिश करता हूं। बैरिस्टर गौर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाते हैं और वहां पे कोई रोक टोक नहीं होती और उनका इस्तकबाल भी होता है और मैं हैरान रह जाता हूं। असद कैसर के साथ कौन से कांटे लगे हुए थे, जुनेद के साथ कौन से कांटे लगे हुए थे। फिर मुझे याद आता है कि बैरिस्टर गौर अच्छे बच्चे हैं, बाकी भी अच्छे बच्चे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो हैं वो बड़े तीर चला रहे हैं, असद कैसर ने कोई फटियां पांदी हैं, लेकिन बैरिस्टर गौर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। गिलगित बल्तिस्तान भी उन्हें जाने दिया गया है। उन्होंने एक पोस्ट किया, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता था कि आप समझें। वो कहते हैं, इस वक्त मैं स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंच गया हूं। यह इंतखाब महज इक़्तिदार के असूल की जद्दोजहद नहीं बल्कि जीबी में जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम खान साहब का पैगाम हर शहर, कस्बे और गांव तक पहुंचा रहे हैं। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले शहरियों से रब्ता कर रहे हैं और माशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैं जीबी में अपनी जमात के कारकुनों, हामियों और बेहतर मुस्तकबिल पर यकीन रखने वाले तमाम शहरियों से अपील करता हूं कि वो जमहूरी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। बावजूद इसके कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया, लीडर्स को रोका गया, सुबह बदर किए गए, यकसा तो दूर मैं दर्दाना कैंपेन की इजाजत नहीं, बाकी सारे बगैर रोक टोक के लगे हैं। गोया हम मुहिब वतन नहीं, गोया हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसका फैसला हम अवाम पर छोड़ते हैं। आइए हम इस इंतखाबी मुहिम को वकार, एहतराम और अवामी मफाद के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ आगे बढ़ाएं। हमें अवाम पर एतमाद है और अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर इनसे मैंडेट हासिल करने के ख्वाह हैं। मुझे उम्मीद है जीबी के लोग जून 7 को खान साहब के नाम पर हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब इसमें 2-3 चीजें निकल के आती हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर वाकई मुलाकात, हर बंदा ये सवाल करके, अगर वाकई को मुलाकातें हुई हैं, आर्मी चीफ को भेजा गया, तो भेजने वाले ही मुसीबत में फंसे हुए ना। देखिए, इमरान खान ने तो नहीं किसी के पास किसी को भेजा ना। अगर इधर वालों ने एक साबिक आर्मी चीफ को भेजा, अगर बात करूं, इस खबर की कोई कंफर्मेशन नहीं, अलीमा खान ने तरदीद कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसके बावजूद मैं कहता हूं, अगर वाकई किसी ने आर्मी चीफ को भेजा तो उनको जरूरत है ना, उन्होंने भेजा है ना। तो लोग एक ही बात कर रहे हैं कि फिर उसका कोई नतीजा ग्राउंड पे क्यों नजर नहीं आ रहा कि चलो पीटीआई को थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड ही दे दे, निशान तो ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब कम से कम उन्हें इलेक्शन तो लड़ने दें। फिर बैरिस्टर गौर का वहां पहुंच जाना, तो अब लोग ये रूमर उड़ा रहे हैं कि शायद जो अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छे बच्चे होने की बुनियाद पे कुछ फ्री हैंड दिया गया है। बस इतनी बात इस पे करूंगा। जाहिर है कि अलीमा खान सियासतदान नहीं है, पार्टी उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि हर चीज शेयर करती है, उनसे छुपाया भी जाएगा और उनकी इमरान खान से डायरेक्ट तो मुलाकात होनी नहीं है। तो इस वक्त हर चीज डाउटफुल है जब तक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती। मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि तशद्दुद कैसे हुआ, कैसे जाया हुई, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद हालात कैसे मजीद खराब हुए, इमरान खान की उनकी अहलिया तक से मुलाकात नहीं होने दे रही, ईद के दौरान भी मुलाकात नहीं होने दी गई, और मजीद क्या क्या होता रहा। ये जब तक मुलाकात नहीं होगी पता नहीं चलेगा। तो तब तक मैं आप सबसे कहूंगा, जो भी खबर है पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ नहीं, यकीन ना करें किसी चीज पे, कोई कितना क्रेडिबल क्यों ना हो। जब तक इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो जाती, वाजे नहीं हो जाता किसी केस के दौरान, खासतौर पर जिस मुलाकात के मल्टीपल गवाह हो, वो ज्यादा काबिल भरोसा खबर होगी। अब मेरे पाकिस्तान में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ईरानी निगोशिएशन टीम का एक अहम हिस्सा है सैयद मोहम्मद मरांदी। वो कहते हैं, नेतन्याहू, द जेनोसाइडल ज़ायनिस्ट एंड ट्रंप आर रिस्पांसिबल फॉर द इमिनेंट ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। क्यों? एक्सन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसने कहा है कि ड्रामेटिक ऑयल प्राइस सर्ज होने जा रही है सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में, यानी तेल की कीमतों में ड्रामाई इजाफा होने जा रहा है सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में। द एनर्जी शॉक एंड द इकोनॉमिक कोलैप्स इट ट्रिगर्स इज एक्सेलरेटिंग मच फास्टर देन मोस्ट रियलाइज। और ये है एक्सन के वाइस प्रेसिडेंट का ये। उसमें वो कहते हैं कि वी आर अप्रोचिंग अनहर्ड ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स, आई मीन रियली लो लेवल। यानी हर मुल्क ने जो अपने स्टोर किए हुए हैं ना तेल के जखायर, जो अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक जखायर बनाए हुए हैं, इन्वेंट्रीज भरी हुई हैं सारी, अमीर ममालिक हैं, चीन ने भी भरा। वो कहता है कि हम ऐसे लेवल पे, अब लो लेवल पे पहुंच गए जो कभी सुना देखा नहीं था। You can debate whether that's going to hit those really low levels in 2 weeks or 3 weeks. Once you get to that point, then you will see price shoot up. I mean, I think dated Brent, most people
Well, a model would say dated Brent will shoot up once you get to that really low inventory level up to $150 to $160 fee barrel. अभी वो ये कह रहे हैं कि आई थिंक क्रूड बीइंग इन दिस सॉर्ट ऑफ 90 to 110 फॉर द लास्ट व्हाटएवर इट इज 6 वीक्स हैज रियली बीन मिटिगेटेड बाय रनिंग डाउन इन्वेंटरीज. इट कांट लास्ट फॉरएवर. ये जो तेल की कीमतें अभी काबू रखी गई हैं 110 और 90 के दरमियान, ये अपने इन्वेंट्रीज इस्तेमाल करके अपने जो ज़खायर हैं वो इस्तेमाल करके रखी गई हैं. लेकिन जब वो लो हो जाएंगे, जब वो खत्म होने पे आ जाएंगे और इधर ये मसला हल नहीं होता, तो तेल की कीमतें 150 से $160 फी बैरल हो जाएंगी, जो आज तक तारीख में नहीं हुई. तारीख में कभी $150 टच नहीं किया तेल ने, लेकिन ये अब होने का खतरा है. ये एक्सन का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है. यानी हालात खराब हैं. तो फिर ये जो आर्मी चीफ को भेजने की खबरें हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इन्हें और कुछ नहीं मारेगा, इन्हें मैशत मारेगी. वो खबरें झूठी हैं लेकिन चला रहे हैं ना, कोई बहाना तो चाहिए ना, कोई अवाम को ठंडा तो करने की कोशिश कर रहे हैं ना. ये वजह यही है कि ये फंसे हुए हैं बुरी तरह से. ऐसे में यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा पाकिस्तान आ टपकती है और हुकूमत की तारीफों में जमीन आसमान एक कर देती है. कंपनी के तर्जुमान साफी लिखते हैं कि जॉइंट प्रेसर विद फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, EU हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट EU कमीशन काया कलास has described Pakistan as regional power and appreciated its efforts to seek a permanent end to the US-Iran war. यूरोपीय यूनियन अब पाकिस्तान को कह रहा है कि आप एक रीजनल पावर बन गए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ये कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के मामलात में. यूरोपीय यूनियन वो कर रहा है कि हमारी जो 2024 की इलेक्शन रिपोर्ट है वो दबा के बैठा हुआ है कि ताल्लुकात इस रजीम से खराब हो जाएंगे. यूरोपीय यूनियन वो रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा, लेकिन दोबारा अपने नुमाइंदे को भेज के इस रजीम की तारीफें कर रहा है. जी आपने पाकिस्तान को पावर बना दिया है. जबकि पावर का हाल क्या है अब मैं आपको वो बताता हूं. इस पावर का हाल बड़े माड़े हैं मेरे पाकिस्तानियों, और मैं आपको जैसे बार बार बताता रहता हूं ना कि ये रजीम सब कुछ बताती नहीं है, लेकिन साफी तो खबर निकाल के ले आते हैं. तो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि ईरान अमेरिका जंग के पाकिस्तानी तफसीलात हजार पर मनफी असरात पड़ने लगे. गैर मुल्की सरमाकारी 30% गिर गई. स्टॉक मार्केट से सरमाया निकलने लगा. अब तफसीलात देखते हैं इस खबर की. जराये के मुताबिक मार्च के मुकाबले में अप्रैल की तफसीलात हजार में $30 करोड़ की कमी हो गई. करेंसी डीलर्स का कहना है कि हमेशा ईदैन के मौके पर तफसीलात में गैर मामूली इजाफा होता है, लेकिन इस बार खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है. न सिर्फ तफसीलात हजार में कमी हुई, बल्कि गैर मुल्की सरमाकारी 31% से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 1.4 अरब रह गई. स्टॉक मार्केट और लोकल बॉन्ड से भी लोगों ने कमोबेश $9 अरब यानी $500 मिलियन निकाल लिया है स्टॉक मार्केट से. और तो और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाले जाने के खतरात भी मंडलाने लगे हैं और निकाले जा भी रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे हालात ही ऐसे हैं कि उनकी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई है. ये सिर्फ एक दिन की खबर है कि तफसीलात ज़र में भी कमी, इन्वेस्टमेंट में भी कमी और स्टॉक मार्केट से भी पैसा निकल रहा है. ये हर चीज बताती है कि इनको मैशत शिकस्त देने जा रही है. जब इन्होंने बाकी सब कुछ काबू कर लिया तो मैशत इन्हें शिकस्त देने वाली है. फिरौन ने जब सबको मार लिया था ना, सारे बच्चों को मार लिया था, तो एक बच्चा जो अपने घर में पला था ना, उसके हाथों शिकस्त खा गया. अल्लाह की मदद से इन्होंने हर चीज काबू कर ली, लेकिन मैशत उसको काबू करने में नाकाम हो गया और अब उसके हाथों शिकस्त खाएंगे और बदतरीन इबरतनाक शिकस्त खाएंगे. आज भी स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो $17 अरब हैं, लेकिन उसमें से 11 से 12 अरब डॉलर दूसरे मुल्कों के सिर्फ यहां पे रिजर्व्स के लिए पड़े हुए हैं. हमारे अपने टोटल 4 से 5 अरब डॉलर हैं. आज भी 4 साल गुजर गए हैं इमरान खान की हुकूमत को, ये आज भी कुछ भी करने में नाकाम हो चुके हैं. ऐसे में खबर आती है और बीबीसी ये जारी करता है. मेरे पाकिस्तानी ये जरा आप देखें, ये वो जो रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वो है जो अमेरिका ने छुपा लिया था. अमेरिका ने अपने सैटेलाइट्स बंद कर दिए थे और कहा था कि दिखाना नहीं है. ये रेड डॉट्स वो हैं जहां पे वेरीफाइड स्ट्राइक्स किए हैं ईरान ने और अमेरिका की बेसिस यहां तबाह की हैं. कुवैत में 4, इराक में 3, बहरीन में 2, यूएई में 4, ओमान में कोई 1 अटैक कहीं हुआ है, सऊदी अरेबिया की वो सुल्तान एयरबेस वहां, और जॉर्डन में भी, वहां भी जो एयरबेस थी वहां भी हमला किया है. और ईरान ने 20 टोटल अमेरिकी एयरबेसिस को निशाना बनाया है. 20 अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया है ईरान ने. ये जो मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं, ये जो ईरान के मिन्नत तरले कर रहे हैं, मान लो, उसके पीछे यह है कि ईरान ने ऐसा फेंटा लगाया है कि तारीख में ऐसा फेंटा अमेरिका को नहीं लगा. वियतनाम वॉर में अमेरिका के दूसरे मुल्कों में अड्डे तबाह नहीं हुए थे, उनकी अपनी फौजें जो ग्राउंड पे थी वो मारी गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ह्यूब्रस में वहां चले गए थे, तकब्बुर गरूर में वहां चले गए थे, लेकिन वहां ऐसा नुकसान नहीं हुआ था. अफगानिस्तान जंग में भी 20 साल में ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि दूसरे मुल्कों में अड्डे तबाह हो गए. यहां 20 मुख्तलिफ अड्डे दूसरे मुल्कों में तबाह करवा बैठे हैं. यानी अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान जंगी तौर पर अगर कभी हुआ है तो वो ये हुआ. फौजी मरवा लेती हैं और फौजी आ जाते हैं, ये इनका सबसे बड़ा नुकसान है. स्ट्रेटेजिक असासे इनके तबाह कर दिए ईरान ने. तो ईरान की पोजीशन इसलिए तगड़ी है ना, वो इसलिए लेटने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन यहीं पे जो जंग के बादल हैं वो दोबारा मंडला रहे हैं. लेकिन उनको तो छोड़ें, एक इंडियन ने क्या थप्पड़ मारा है पाकिस्तानियों को. किसी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है कि इंडियंस से सवाल है कि इफ यू कुड टेक वन थिंग फ्रॉम पाकिस्तान व्हाट वुड यू स्टील. अगर आप पाकिस्तान से एक चीज ले सके तो आप क्या चुराएंगे. ये किसी पाकिस्तानी ने इंडिया से सवाल किया. तो नीचे एक इंडियन लिखता है, स्कारफेस नामी अकाउंट है, कि इमरान खान, एंड वी विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स. हम इमरान खान को तुमसे छीन लेंगे अगर ये पॉसिबल हो, और हम तुम्हें दिखाएंगे कि अपने लेजेंड्स की इज्जत कैसे की जाती है. डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए कि इंडिया ये कह रहा है कि अपने लेजेंड्स के साथ तुम लोग क्या करते हो. वो अपने लेजेंड्स को सार आंखों पे बिठाते हैं. पाकिस्तान में लेजेंड्स को जेलों में डाल दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, कत्ल करवा दिया जाता है. ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है.
और ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अगर किसी जर्नैल को महसूस हो तो उसे खुद से शर्म आना शुरू हो जाएगी। अब मेरे पाकिस्तानियों जरा जायजा लेते हैं। ये सब हर कुछ अरसे बात कहते हैं, कभी विजन 2025, कभी विजन 2035, कभी विजन 2050 तक पहुंच जाते हैं। वो 5 साल की तकरीबन, 4 साल से ऊपर हो गए तो 5वें साल में हुकूमत है, ठीक है। 5 साल की हुकूमत के बाद सो कॉल्ड विजन करने वाला बंदा कहता है मुल्क में तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल में मुसलसल कमी हो रही है। ये नून लीग का सो कॉल्ड सबसे बड़ा अरस्तू है। अरस्तू भी मान गया है कि तरक्की के मंसूबों के वसाइल में कमी हो रही है। तो फिर तुम यहां छोले बेचने के लिए बैठे हो तकरीबन 5 साल से। इमरान खान को तो तुमने 3.5 साल हुकूमत करने दी, उसमें भी कोरोना आ गया, उसमें बाजवा आ गया, उसमें नदीम अंजुम भी आ गया, उसमें टीएलपी भी आ गई, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 3-3.5 साल से तो कोई एहतजाज तक नहीं हुआ। 9 मई का बहाना बना के पाकिस्तानी में तुमने अजाब तोड़े हुए हैं, तो फिर भी तरक्की नहीं कर सके। टीएलपी को तो लिटरली मार दिया गया, उनके लीडर्स को गायब भी कर दिया गया, कोई एहतजाज ही नहीं तुम्हारे खिलाफ, फिर भी तुम्हारी कारकर्दगी है। ये वो नून लीग है जो कहती थी कि अगर 2014 का धरना ना होता ना, पाकिस्तान को हम पेरिस बना देते। अब 3 साल से पाकिस्तान में कोई एहतजाज नहीं है, इनको तारीख की सबसे ज्यादा फौजी सपोर्ट हासिल है। नतीजा यह है कि कह रहे हैं कि हमारे तरक्याती मंसूबों के भी वसाइल में कमी हो गई है। मीशत हर तरह से डाउन है, बर्बादी है हर तरफ, सरमायाकारी निकल रही है पाकिस्तान से, पैसा बाहर जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी सरमायाकार है वो इवेंचुअली अपना पैसा यहां फैक्ट्रियां बंद करके बाहर लेकर जाएगा। यहां फैक्ट्री चलाने का माहौल नहीं रह गया। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता खंडर बनने जा रहा है अगर आसिम मुनीर अपने 5 साल पूरे करता है जो उसने एक्सटेंशन ली है। खंडर बना के जाएगा ये पाकिस्तान को, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। इसने वो जुल्म कर दिया है पाकिस्तान के साथ। बिलावल जरदारी, अब ये एतराफ़ जुर्म है या क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने आपको दिखाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हमारे निजाम के साथ क्या कर दिया गया है। ये जरा सुने। फॉर्म 45 का बंदोबस्त, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। आपको यकीन आ रहा है कि ये बिलावल क्या कह रहा है? फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 यानी जो जाली बनाया गया है पूरे इलेक्शन में, कहता है मैं कर लूंगा बंदोबस्त, फिक्र ना करें आप। ये जरा दोबारा सुने, शर्म लिहाज के पर्दे उतार दिए गए हैं। दोबारा सुने, ये क्लिप है, ये पीटीवी का क्लिप है, वहां से ये लिया है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। हाय 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 हाय, आप तो सरेआम जलसों में कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैंने करना है। क्या गारंटियां दी हुई हैं जर्नैलों ने, क्या जबरदस्त कहानियां डाली हुई हैं बंद कमरों में कि फिक्र ना करो, फॉर्म 47 का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं जीबी के लोगों से कहूंगा आपने इस निजाम को शिकस्त देनी है। आपने इनका यह तकब्बुर तोड़ना है कि तुम फॉर्म 47 का बंदोबस्त कर लोगे। आपने अपने फॉर्म 45 की हिफाजत करके 47 इनके हलक से निकालना है। यह अब आप पे जिम्मेदारी आ गई है। यकीन माने कि ये वो नहीं कर सकते वहां पे जो पंजाब में करते हैं। आपने हिम्मत करनी है और 7 जून को आपने तारीख रकम करनी है। इनकी अकड़ निकालनी है आपने, वरना तो अगला हर इलेक्शन ऐसी होगा, तुम फॉर्म 45 का इंतजाम करो, मैं 47 का कर लूंगा। यार क्या बात है, कभी सुना है किसी पॉलिटिशियन से कि 47 का इंतजाम मैं कर लूंगा? किसी पार्टी का सरबराह ये कह सकता है कि मैं फॉर्म 47 का इंतजाम कर लूंगा? ये निजाम है मेरे पाकिस्तानियों, और ये आपको मुबारक हो अगर आपने अपने घरों में बैठना है। आपसे इंशाल्लाह रात को 11 बजे फिर मुलाकात होती है पाकिस्तान टाइम। अल्लाह पाक सब कामयाब नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।